औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पर। आज की वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ एंड रिलेशन ऑफ द एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है इक्वल्स एंगल। इक्वल एंगल आर द एंगल विद इक्वल इन मेजरमेंट। हेयर यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, इक्वल एंगल्स वो ये कह रहा है कि इक्वल एंगल का उस वक्त होंगे जब वो उनकी मेजरमेंट जो आप उनकी पैमाइश कर रहे हैं वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे एंगल है ए ओ बी जिसकी मेजरमेंट है 30 डिग्री। सेकंड एंगल है हमारे पास एम एन पी जिसकी एंगल मेजरमेंट है 30 डिग्री। तो ये इस तरह की जब उनकी मेजरमेंट सेम हो जाएगी तो फिर उस वक्त हम कहेंगे कि एंगल दोनों क्या हैं, वो इक्वल इन मेजरमेंट्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल आर टू एंगल विद कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन आर्म बिटवीन देम। अब इसमें दो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए एडजेसेंट एंगल में। पहली प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि दो एंगल जो हैं उनमें कॉमन उनका वर्टेक्स होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि एक आर्म उनके अंदर लाजमी कॉमन होनी चाहिए। जब उनकी एक आर्म कॉमन होगी तो उस वक्त हम कहेंगे वो दोनों क्या हैं, एडजेसेंट एंगल है। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल है। एक एंगल है हमारे पास ए ओ बी जिसका वर्टेक्स है ओ और उसकी आर्म है, एक आर्म है ओ ए और सेकंड आर्म है ओ बी। जो यहाँ पे एंगल बन रहा है अल्फा, हमने उसको लेट कर लिया। अब सेकंड एंगल जो है उसकी एक आर्म है ओ बी, एक आर्म है ओ सी और वर्टेक्स है ओ। अब इनका दो एंगल जो हैं अल्फा और बीटा, इनका वर्टेक्स ओ कॉमन है। अब आर्म अगर देखी जाए तो ओ बी जो आर्म है वो इस एंगल में भी आ रही है और ओ बी आर्म जो है वो एंगल बीटा के लिए भी है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड कर रही है। एक तो आर्म इनकी सेम आ रही है, कॉमन आ रही है और वर्टेक्स भी कॉमन है। तो इस तरह की जब दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड होंगी तो फिर उस वक्त हम क्या कहेंगे, ये एंगल क्या है, अल्फा और बीटा एडजेसेंट एंगल है। सेकंड एग्जांपल मैंने ली हुई है जिसमें वर्टेक्स तो कॉमन है लेकिन आर्म कॉमन नहीं है। जैसा कि एक एंगल है जो जिसका नाम है अल्फा, उसकी आर्म है ए डी, एक आर्म है और सेकंड आर्म है डी बी और इसका वर्टेक्स जो है वो डी है। सेकंड एंगल जो है जिसका वर्टेक्स तो डी है लेकिन जो आर्म है वो है डी ए और डी सी। अब इनमें कॉमन आर्म कोई नहीं आ रही। कॉमन आर्म जैसे यहाँ पे इस एंगल अल्फा के लिए ओ बी, इसमें भी आ रही थी आर्म अल्फा में भी, और बीटा एंगल के लिए भी ओ बी आर्म कॉमन आ रही थी। अब यहाँ पे अल्फा जो है उसकी आर्म है डी ए, एक आर्म है, और दूसरी आर्म जो है वो उसकी क्या है, डी बी। अब जब बीटा की बात करेंगे तो बीटा की आर्म है ए डी और डी सी। अब इनमें कॉमन आर्म नहीं आ रही जिसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं, बीटा यहाँ से यहाँ तक है और अल्फा जो है यहाँ से यहाँ तक है। इनमें कॉमन आर्म नहीं है, वर्टेक्स तो कॉमन है लेकिन आर्म कॉमन नहीं है, जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, नॉट एडजेसेंट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें आर्म तो कॉमन ले लिया मैंने लेकिन वर्टेक्स कॉमन नहीं है। इसका वर्टेक्स बीटा वाले एंगल का वर्टेक्स सी है और अल्फा वाले एंगल का वर्टेक्स डी है। दोनों के वर्टेक्स ही डिफरेंट हैं जिसकी वजह से ये एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल्स आर टू एंगल्स हुज सम इज 90। ऐसे एंगल जिनका सम 90 हो जाए। वो लाजमी नहीं है, नीड नॉट टू बी एडजेसेंट। वो लाजमी नहीं है कि एडजेसेंट हों, एडजेसेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे यहाँ पे एक एंगल है ए जिसकी मेजरमेंट 30 है, एंगल डी है जिसकी मेजरमेंट 60 है। दोनों के सम जो है वो 90 के इक्वल आ रहा है जिसकी वजह से हम उनको क्या कह रहे हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल। ए और डी आर कंप्लीमेंट्री एंगल। दूसरा, अगर आप एडजेसेंट ले रहे हैं तो इन दोनों को ऐड करें, तब भी फ़र्ज़ कर लें अल्फ़ा अगर 30 का है, बीटा 60 का है, तो दोनों को ऐड करें, या दोनों 45 के हैं, जो भी मेजरमेंट है इनकी, अल्फ़ा बीटा हमने जर्नल ले लिया है, तो जब उनका सम 90 है तो फिर दोनों क्या हो जाएंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल होंगे। इफ़ सम ऑफ टू एंगल इज़ राइट, वो कह रहा है अगर दो एंगल का सम 90 आ जाए, राइट आ जाए, देन ईच एंगल इज कंप्लीमेंट ऑफ द अदर। तो उस वक्त एक एंगल दूसरे का कंप्लीमेंट होता है। जैसे ए जो है वो डी का कंप्लीमेंट है और डी जो है वो ए का कंप्लीमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर टू एंगल्स हुज सम इज 180। ऐसे एंगल जिनका सम 180 हो जाए वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 देन ईच एंगल इज सप्लीमेंट ऑफ द अदर। तो उस वक्त वही बात वो कह रहा है, जिस तरह एक एंगल दूसरे का कंप्लीमेंट होता है, जब वो सप्लीमेंट्री, जब उनके सम 180 हो जाएगा तो एक एंगल दूसरे का सप्लीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी यही वो कह रहा है कि वो नीड नॉट टू बी एडजेसेंट। एंगल लाजमी नहीं है कि वो एडजेसेंट होंगे,
मे और मे नॉट बी, वो एडजेसेंट हो भी सकते हैं, यानी उनका सम वो कॉमन वर्टेक्स और आर्म कॉमन हो भी सकती है, एडजेसेंट हो सकते हैं, और लाजमी नहीं है कि वो एडजेसेंट हों, नहीं भी हो सकते। जैसे यहाँ पे एल एंगल 60 मेजरमेंट का, ओ एंगल 120 का, दोनों का सम 180 है, इसलिए दोनों क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल है और एक दूसरे के सप्लीमेंट भी खिलाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक डेफिनेशन, वर्टिकल एंगल्स। वर्टिकल एंगल आर टू नॉन एडजेसेंट एंगल। अब यहाँ पे एक शर्त दे दी है नॉन एडजेसेंट की, वो एडजेसेंट नहीं होंगे। ईच लेस देन ए स्ट्रेट लाइन, हर एक की जो मेजरमेंट होगी वो 180 से लेस होगी। फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन, दो इंटरसेक्टिंग लाइन के जरिए वो बन रहे होंगे। जैसा कि यहाँ पे एक फिगर से ज़ाहिर किया गया है, ए बी एक लाइन है, दूसरी लाइन सी डी है, दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट ओ पे फर्ज कर रहे हैं। तो इस तरह से चार एंगल बन रहे हैं, दो वर्टिकल एंगल्स के पेयर बन रहे हैं, टोटल 4 एंगल हैं। तो इस तरह की जो एंगल की फॉर्मेशन बनेगी वो क्या होगी, वर्टिकल एंगल होंगे। फ्रॉम फिगर एंगल ए एंड एंगल बी, और ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक पेयर बनेगा और ये वर्टिकल एंगल का पेयर बनेगा। दूसरा सी और डी का पेयर बनेगा और ये वर्टिकल एंगल का एक पेयर है। यानी जब भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो दो पेयर्स बनेंगे वर्टिकल एंगल के। टोटल 4 एंगल बनेंगे, पेयर कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। उनको वर्टिकल एंगल कहते हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आमने सामने वाले जो एंगल होंगे उनको वर्टिकल एंगल कहते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, खुसूसियत ये है कि जो दोनों इक्वल भी होते हैं ये पेयर आपस में। जैसे एंगल ए वर्टिकल टू एंगल बी, इनकी मेजरमेंट इक्वल होगी, जितना ए होगा जितनी इसकी मेजरमेंट है उतनी बी की होगी ऑटोमेटिकली। अगर ये 45 का तो ये भी 45 का होगा। ये लेस देन 180 होना चाहिए। और नेक्स्ट वो कह रहा है कि एंगल सी एंड एंगल डी आर आल्सो बी मेजरमेंट इन इक्वल मेजरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है जिसका नाम है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल की डेफिनेशन है, एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। कह रहा है कि आपके पास एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, कोई एक आर्क जो सर्कल किया है, कोई भी आप एक आर्क ले ले ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, और वो जो आर्क जो सेंटर के ऊपर एंगल बनाएगी उस एंगल को क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल कहते हैं। फर्ज कर लेते हैं हमारे पास ये सर्कल का सेंटर है जिसका नाम है ओ, और एक हम आर्क यहाँ पे ले लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं जी हमने एक आर्क ले ली ए बी, लेंथ जो मर्जी ले लें, ए बी हमने एक आर्क ले ली। अब ये जो आर्क सेंटर के ऊपर एंगल बनाएगी, यहाँ पे ओ के ऊपर जो एंगल बनाएगी, ये वाला एंगल, ये जो एंगल होगा इस एंगल को सेंट्रल एंगल कहा जाता है। एन आर्क सबटेंडेड बाय एन आर्क, सॉरी एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, जो सेंटर के ऊपर एंगल बनाएगी कोई भी आर्क, उस एंगल को क्या कहा जाता है, सेंट्रल एंगल कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन सर्कम एंगल। एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट इट्स सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड सर्कम एंगल। यानी कोई भी आर्क जो सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर, उसके मुहीत के ऊपर एंगल बनाएगी उस एंगल को सर्कम एंगल कहते हैं। दूसरी लफ्ज़ों में इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज़ दी सबटेंडेड, यानी कि सर्कम एंगल इज सबटेंडेड बिटवीन एनी टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल हैविंग कॉमन पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफेरेंस। यानी कि पहली जो डेफिनेशन वो ये कह रहा था पहले डेफिनेशन में कि वो कह रहा है कि कोई भी आर्क जो है, फर्ज कर लीजिए एक आर्क है जिसकी लेंथ ए बी है, ये जो है किसी भी आर्क जो है सर्कमफेरेंस के ऊपर जो एंगल बनाएगी, ये एक सर्कमफेरेंस पे हमने पॉइंट ले लिया, यहाँ पे जो एंगल बना रही है ये वाला एंगल, दैट एंगल इज कॉल्ड सर्कम एंगल। एक डेफिनेशन में ये कह रहा है। सेकंड में कह रहा है कि कोई दो कॉर्ड ले ले, फर्ज कर लें हम ये एक कॉर्ड ले लेते हैं जिसकी लंबाई है ए बी, सी डी कहते हैं बेशक, सी ए इसकी कॉर्ड की लेंथ है। सेकंड हमने कॉर्ड ले लिया सी बी। अब इन दो कॉर्ड का स्टार्टिंग पॉइंट ये सी है, सेम है। सबटेंडेड एनी टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल हैविंग कॉमन पॉइंट, ये एक कॉमन पॉइंट है जिनका स्टार्टिंग पॉइंट का हम बेशक कहते हैं कॉमन पॉइंट है, वहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, सर्कम एंगल का है। दो तरीकों से इसकी डेफिनेशन है, एक कॉर्ड्स के हवाले से और एक आर्क के हवाले से, जो मर्जी आपको आसान लगे वो कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइंस। द ट्रांसवर्सल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट
टू लाइंस वो पैरेलल भी हो सकती हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकती हैं, यानी अनपैरेलल इन ए डिफरेंट पॉइंट्स। पैरेलल लाइंस साथ में डेफिनेशन बताता जाऊं। पैरेलल लाइंस आर टू स्ट्रेट लाइंस इन सेम प्लेन विच नेवर मीट, यानी कि दो लाइंस ऐसी होती हैं एक ही प्लेन के अंदर जो किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को मीट नहीं करती। अब इनको जितना मर्जी आप एक्सटेंड कर लें, दोनों लाइन L1 लाइन को भी बेशक आप एक्सटेंड कर सकते हैं, L2 लाइन को भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, प्लेन के अंदर जितना मर्जी इनको बढ़ा दें, ये किसी भी पॉइंट पे जाके आपको मिलती हुई नज़र नहीं आती। अगर दो लाइन इस तरह की हों जिनको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए अगर, तो वो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके आगे मिल जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। अब देखें इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं होती। पैरेलल लाइंस ऐसी होती हैं जिनको जितना मर्जी एक्सटेंड कर दें वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। अब वो ये कह रहा है कि ट्रांसवर्सल लाइन वो होती है जो दो पैरेलल लाइंस को क्या कर रही होती है, दो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। अच्छा, वो ज़रूरी नहीं है कि पैरेलल हूँ, जैसे कि ये दो लाइन है L1 और L2, इनको ये थर्ड लाइन ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो इंटरसेक्ट L1 को A पॉइंट पे कर रही है, L2 को B पॉइंट पे कर रही है। इसी तरह पैरेलल लाइंस भी हो सकती हैं, इनको वो इंटरसेक्ट कर सकती है। तो उस लाइन को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइंस। अब ट्रांसवर्सल लाइंस जो हैं जब भी किसी लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो वहाँ पे एंगल्स के पेयर्स बनेंगे। उन पेयर्स का आपस में रिलेशन क्या होता है और वो एंगल क्या होते हैं वो भी बताता जाऊँ। इफ़ ए ट्रांसवर्सल लाइन T इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को जब इंटरसेक्ट करेगी दो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर, एक इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, A एंड B दो लाइंस हैं, देन एंगल फॉर्म्ड एंड आइडेंटिफाइंग एज, तो उस वक्त जो एंगल बन रहे होंगे उनके नाम क्या होंगे। फोर इंटीरियर एंगल, उस वक्त चार इंटीरियर एंगल बन रहे होंगे, चार एक्सटीरियर एंगल बन रहे होंगे, टोटल 8 एंगल बन रहे होंगे। अब वो इंटीरियर कौन से हैं और एक्सटीरियर कौन से हैं उनके बारे में बताता जाऊँ। इनमें ना जब इंटीरियर का नाम लिया उसने, एंगल ए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, ये दो लाइंस हैं। अगर इनको मैं जो क्लोज कर दूं इस तरह, इस शेप में बना दूं, तो एक ये रेक्टेंगल बन रही है, इसके अंदर ये चार एंगल बने, इस वजह से इसको नाम दिया गया है 4 इंटीरियर एंगल। अब ये जो 7 एंगल 7, एंगल 8, एंगल 5 और एंगल 6, ये इस डायग्राम से बाहर हो गए, इस रेक्टेंगल से बाहर हो गए, इसलिए इनको एक्सटीरियर एंगल कहा गया है। 5, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। अब इनके दरमियान रिलेशन है, टू पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 1 एंड 3, 2 एंड 4, ये दो पेयर बनेंगे अल्टरनेट एंगल, एक एंगल 1 इसका पेयर बनेगा एंगल 3 के साथ, एंगल 1 और एंगल 3 अल्टरनेट एंगल है, एक लाइन के इस तरफ है एक लाइन के इस तरफ है। दूसरा पेयर बनेगा एंगल 2 एंड एंगल 4, ये 2 इस साइड पे है 4 इस साइड पे है, इसलिए इनको अल्टरनेट एंगल भी कहा जाता है, ऑपोजिट भी कहा जाता है, लाइन के ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, तो इस वजह से ये दो पेयर बनेंगे। अब इनके दरमियान रिलेशन क्या होता है, ये इक्वल होते हैं, एंगल 1 वो एंगल 3 के मेजरमेंट के इक्वल होगा, एंगल 2 और एंगल 4 जो इनकी मेजरमेंट है वो भी इक्वल होंगे। इनको कहते हैं 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या टू पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। टू पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उनके दरमियान रिलेशन वो आपस में इक्वल होते हैं। टू पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अब दो पेयर बनेंगे एक्सटीरियर एंगल के, वो भी अल्टरनेट होंगे, उनके दरमियान भी इसी तरह का रिलेशन होता है। जैसा अब एंगल 5 लेफ्ट इस लाइन के लेफ्ट पे बन रहा है और एंगल 7 जो है वो इसकी राइट पे बन रहा है और वो बाहर बन रहा है, ये 5 जिस तरह बाहर बन रहा है इस ट्रायंगल रेक्टेंगल से बाहर, अल्टरनेट है, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे है, इसलिए इनको अल्टरनेट कहते हैं। टू पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 5 एंड 7, इनके दरमियान भी रिलेशन यही होता है कि 5 और 7 भी इक्वल होते हैं मेजरमेंट में। अच्छा, ये कैसे इक्वल होते हैं, जैसा कि इससे पहले हम वर्टिकल एंगल के बारे में पढ़ चुके थे। जब भी एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं तो देखें चार एंगल जो भी मैं बता चुका हूँ कि अल्टर वो बनते हैं वर्टिकल एंगल, जिनको 1 और 7 इक्वल होंगे। जब 1 और 7 इक्वल हैं तो 4, 2 और 8 भी इक्वल हैं। इस हवाले से जब 1 3 के इक्वल है, 3 5 का क्या है, अल्टरनेट एंगल है, सॉरी वर्टिकल एंगल है, इस वजह से 5 7 1 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है, और 3 5 का क्या है, वर्टिकल है, इस वजह से 5 और 7 भी इक्वल होंगे। 6 और 8 ये भी अल्टरनेट एंगल है, ये 8 है लेफ्ट साइड पे और ये 6 जो है वो इस लाइन के राइट साइड पे है, और 6 और 8 के दरमियान जो रिलेशन होगा वो भी इक्वल का होगा।
नेक्स्ट हमारे पास बन रहे हैं टू पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन है, अब इसकी सेम साइड, ये लेफ्ट साइड होगी, ये राइट, सेम साइड इधर बन रहा है एंगल 1 एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 4। फिर वो कह रहा है इस सेम साइड पे देखा जाए, राइट साइड पे देखा जाए 2 और 3 बन रहे हैं, 2 और 3 ये सेम साइड पे आ रहे हैं। अब ये जो है यहाँ पे जो रिलेशन होता है एंगल 2 और एंगल 3 के दरमियान, ये जो सेम साइड वाले हैं इन दोनों का जो सम होता है वो 180 होता है। ये एक रिलेशन है। 1 और 4 के दरमियान जो रिलेशन है 1 और 4 का जो सम होगा वो भी क्या होगा, 180 होगा। ये ट्रांसवर्सल लाइन की लेफ्ट साइड वाले जो दोनों एंगल का सम है वो 180 होगा, ट्रांसवर्सल लाइन की राइट साइड वाला जो सम है वो भी 180 होगा। फिर वो कह रहा है 4 पेयर ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। अब क्रॉसपोंडिंग एंगल्स बन रहे हैं। क्रॉसपोंडिंग एंगल कौन से हो जाएंगे, जैसे 3 और 7 आ जाएगा, 3 ये है 7 ये है। उसके बाद वो ये कह रहा है कि 4 और 8 बनेंगे, 4 और 8 बनेंगे, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल इनको कहा जाता है। 2 और 6 आ जाएगा, 2 और 6 आ जाएगा, 1 और 5 आ जाएगा, 1 और 5 आ जाएगा। अब इनके दरमियान भी वो क्या होगा, इक्वल का रिलेशन होगा, 3 7 के इक्वल होगा, ये वाला 3 7 के इक्वल हो जाएगा, और 4 जो है वो 8 के इक्वल हो जाएगा। इनको क्रॉसपोंडिंग एंगल कहा जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।